हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लैमिस थ्योरम। देखो लैमिस थ्योरम का डेफिनेशन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम व्हेन थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस F1 F2 F3 एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस की बात की कही गई है, यानी कि लैमिस थ्योरम जो है थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए ही डिफाइन किया गया है। फिर देन आर इन इक्विलिब्रियम भी लिखा है। तो देखो पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है और कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती है इसको समझ लेते हैं, देन इस लाइन का मतलब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं। देखो द फोर्सेस विच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का पॉइंट कोई ये है। ठीक है, तो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। तो अगर कोई फोर्सेस इस पॉइंट पे लग रहा है तो उसे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे लग रहा है तो इस डायरेक्शन में ये फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन ये फोर्सेस सारी की सारी फोर्सेस जो हैं किसी कॉमन पॉइंट पे लग रही हैं, किसी सेम पॉइंट पे लग रही हैं। तो ये सारी फोर्सेस जो हैं क्या बोली जाएंगी, आपकी कॉन्करेंट फोर्सेस बोली जाएंगी। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं? द फोर्सेस विच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। किसी सेम पॉइंट पर जब कोई फोर्सेस लग रही होंगी, जैसे ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 F4 F5 एंड सो ऑन। तो ये फोर्सेस सारी की सारी फोर्सेस किसी कॉमन पॉइंट पे लग रही हैं, तो ये फोर्सेस आपकी कॉन्करेंट फोर्सेस बोली जाएंगी। तो लैमिस थ्योरम जो है डिफाइन जो है थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए डिफाइन है। व्हेन थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस F1 F2 F3 एक्टिंग ऑन ए बॉडी, यानी कि ये थ्री फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं तो उसे किसी कॉमन पॉइंट पे ही एक्ट करना है, देन वो कॉन्करेंट मानी जाएंगी। फिर उसके आगे क्या लिखा है? आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है इसे मैं समझा देता हूं। आर इन इक्विलिब्रियम का मतलब, जैसे मान लीजिए ये आपका एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर मैं एक फोर्स ये लगा देता हूं, एक फोर्स ये लगा देता हूं, उसके बाद भी ये फोर्स लगाने के बाद भी ये बॉडी अगर रेस्ट पे रहती है, मोशन नहीं करती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? जीरो लग रहा होगा। कहने का मतलब ये फोर्स तो दो फोर्सेस लग रहे हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन फिर भी बॉडी मोशन नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है नेट फोर्स जीरो फील कर रही होगी, क्योंकि इन्हीं फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया होगा और ये बॉडी जो है नेट फोर्स जीरो फील कर रही है, इसलिए ये बॉडी मोशन नहीं कर रही है। तो किसी बॉडी पे अगर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं या फोर्सेस लग रहे हैं और वो बॉडी अगर मोशन नहीं करती है, फोर्स लगने के बाद भी अगर मोशन नहीं करती है, रेस्ट पे रहती है, तो उसे इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, उसे इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स ये लग गया, एक फोर्स ये लग गया, एक फोर्स ये लग गया और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये फोर्सेस जो है किसी कॉमन पॉइंट पे लगनी चाहिए, ये मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट पे। इसका मतलब क्या है? इस पे नेट फोर्स कितना है? जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हो जाता है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, तो देखो यहां पे आपका ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 इस डायरेक्शन में, F3 इस डायरेक्शन में। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जिस भी ब्लॉक का ये जो पॉइंट है ना, ये मोशन नहीं कर रहा है, आर इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यही है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम व्हेन थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस F1 F2 F3 एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लग रहे हैं, आर इन इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पे ये क्या इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी कि नेट फोर्स कितना है? जीरो है, यानी कि ये जो ब्लॉक है ये मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, रेस्ट पे है। देन क्या होता है? देन मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। ये जो लाइन लिखी है ना वो मैंने ये लिखा है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, ये जो F1 F2 F3, इनके जो मैग्नीट्यूड है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? ये प्रोपोर्शनल का साइन है। ये किसका प्रोपोर्शनल का साइन है? इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। जैसे F1 फोर्स है ना, तो F1 के सामने जो अदर टू फोर्सेज है, इनमें जो एंगल है ना अल्फा एंगल, उसका साइन अल्फा का ही प्रोपोर्शनल होता है। वैसे F2 जो है, F2 ये फोर्सेज है, तो अदर टू फोर्सेज में जो एंगल बना है ना बीटा, इस बीटा का प्रोपोर्शनल होता है, मतलब साइन बीटा का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखो, अगर ये इक्वेशन, ये डेफिनेशन ये कह रही है, तो इसके आगे इसे सॉल्व कैसे किया जाता है? कभी भी आपके सामने ऐसी कोई इक्वेशन होगी तो आपको क्या करना है? ऐसे F1 लिखना है, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा देना है, ऐसे इक्वल लिखना है, यहाँ पे कांस्टेंट k आ जाता है, साइन अल्फा को एज इट इज लिख देना है। ठीक है, सिमिलरली इसे भी ऐसे ही करेंगे। F2 लिखना है, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट जाता है जब, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, ये साइन बीटा हो जाता है। F3 के लिए भी यही करेंगे, F3 इज इक्वल टू k कांस्टेंट साइन गामा। तो फिर इससे आगे इससे क्या कैसे कर सकते हैं हम सॉल्व? k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। वैसे ही आपका k इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा आपका F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, और यहां पे भी k इज इक्वल टू हो जाता है आपका F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा। तो k का वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यही आपका लैमेज थ्योरम है।
F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F2। इन इक्वेशंस को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा। ये आपका लैमिस थ्योरम है। इस लैमिस थ्योरम की हेल्प से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, जो भी ये फोर्स है ना, जैसे F1 फोर्स है, तो ये जो अदर टू फोर्सेज जो एंगल बना रही होगी, इसके सामने बस डिवाइडेड बाय साइन अल्फा लिख देना है। F2 है, तो F2 मैंने यहां लिखी है, तो इसके सामने जो अदर टू फोर्सेज है उनमें जो एंगल है ना, इसे डिवाइडेड बाय साइन बीटा कर देना है, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पकड़ करके रखिए और देखो अब क्वेश्चंस करते हैं ज्यादा इजीली, तब समझ में आएगा। देखो यहां पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। ये आपका एक रोप है, एक रस्सी है ये, ठीक है। ये एक रस्सी है, उसके नीचे ये ब्लॉक है, और वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो रोप है, इस वर्टिकल, ये डैश डैश करके मैंने एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। तो रोप, ये जो रस्सी है, रस्सी ये है, ठीक है। ये रस्सी नहीं है, तो डैश डैश लाइन प्रोड्यूस कर रखी है। तो इस वर्टिकल के साथ ये जो थीटा एंगल है, यही थीटा मुझे कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। देखो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे जो है तीन फोर्सेस लग रही है। एक फोर्स 50 न्यूटन से इस रोप पे लग रहा है, ठीक है। ये रोप है, ये पूरी की पूरी एक रस्सी है, इस रस्सी पे 50 न्यूटन इधर लग रहा था। तो उसकी वजह से ये रस्सी जो है ऐसी तिरछी हो गई है, ठीक है। पहले ये रस्सी ऐसी रही होगी, कैसी रही होगी, ऐसी रही होगी। अब अगर मैं इसमें 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ऐसी तिरछी हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर 50 न्यूटन का एक फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो रस्सी है, इस पर एक ब्लॉक लगाया है, तो ये 60 न्यूटन यहाँ पे भी लग रहा है। तो यानी कि यहाँ पे ये 60 न्यूटन फील कर रहा होगा। T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 60 न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे ये तीन फोर्सेस लग रही है। एक टेंशन फोर्स ये होगी, एक टेंशन फोर्स क्या होगी, ये वाली होगी। तो एक T1 है, इस T1 का तो मुझे नहीं पता, पर इस वाली फोर्स को, ये 50 न्यूटन है, ये दे रखी है, तो चलो इसे F1 नाम दे देते हैं। F1 इज इक्वल टू कितना है, 50 न्यूटन है। तो इस पॉइंट पर ये थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस लग रही हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लैमिस थ्योरम लगा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो लैमिस थ्योरम क्या कहता है। लैमिस थ्योरम ये कहता है कि जैसे मैंने सपोज करके T2 लिखा है यहाँ पे, तो T2 डिवाइडेड बाय T2 ये है, तो डिवाइडेड बाय मैं क्या करूँगा, इन दोनों फोर्सेस में जो एंगल बन रहा होगा उस एंगल को यहाँ पे लिखूंगा साइन। इन दोनों में जो एंगल बन रहा होगा ये हो जाएगा आपका 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। समझ में आ रहा है इतना। तो ये T2 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस थीटा। फिर चलो इसे ले लेते हैं, इस 50 न्यूटन को ले लेते हैं। तो ये जो कि F1 थी, चलो F1 ही लिख देता हूं पहले, यहाँ पे इसे मैंने F1 बोल रखा है। F1 डिवाइडेड बाय, तो इसकी अपोजिट फोर्सेज ये हैं, इनमें जो एंगल बन रहा होगा इसे यहाँ पे लिखना है मुझे, साइन डिवाइडेड बाय जो भी यहाँ पे एंगल होगा। तो देखो ये एंगल कितना होगा, देखो ये लाइन पूरी 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री की लाइन है ये। अब यहाँ पे ये थीटा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। F1 हो गया, T2 हो गया। अब ये T1 को भी ले लेते हैं, तो T1 डिवाइडेड बाय T1, ये अपोजिट दो फोर्सेस है, इनमें एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, यानी कि साइन 90 डिग्री। अब देखो T2 कितना देर का, 60 न्यूटन, यहाँ 60 लिख दीजिए। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है आपका, ये कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये आपका मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स का फॉर्मूला आपका साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये F1 कितना दे रखा है आपका, 50 न्यूटन दे रखा है, यहाँ पे 50 न्यूटन लिखिए। साइन 180 माइनस थीटा जो है आपका, सॉरी, साइन थीटा ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा ही होता है। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा क्यों लिख दिया, साइन 90 प्लस थीटा ये क्यों लिख दिया। एक्चुअल में ये आपका मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, इस टॉपिक को कंप्लीट होने दीजिए, फिर इसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। और एक्चुअल में अगर आपको ये चीज कन्वर्ट करनी नहीं आती है ना, तो फिजिक्स फिर आपको बहुत डिफिकल्ट लगने लग जाएगी। मान लो आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं और इसको कन्वर्ट करना ही नहीं आता है ऐसे, देन आप क्वेश्चन ही नहीं हिला पाओगे। तो ये भी फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, टेन 180 माइनस थीटा कितना होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट लगता है बहुत ईजी रूल है, पर यहाँ पे मैं उसे डिस्कस नहीं कर सकता अभी, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अब देखो ये हो जाएगा आपका T1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे आपका व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल, क्या लिखा है, व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल। ये जो रोप है इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, यानी कि थीटा मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो थीटा फाइंड करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, ऐसे करते हैं कि इसको लीजिए, इस इक्वेशन को लीजिए, साइन थीटा को इधर भेज दीजिए, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू
50/60 नीचे आ जाएगा 50/60, तो ये कट जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाता है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू जाएगा 5/6। यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं और इससे आगे भी लिख सकते हो आप, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/6। यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हो और इससे आगे भी इसे लॉग टेबल की हेल्प से इसे सॉल्व कर सकते हो, एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू भी बता सकते हो। अगर एग्जाम में आपको लॉग टेबल अवेलेबल है देन इसे आगे सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं मिलती है देन इसे यहीं पे आंसर छोड़ देना, आपको फुल मार्क्स यहीं पे मिल जाते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन तो मैंने लैमिस थ्योरम की हेल्प से किया है, लेकिन इस थीटा को मैंने यहाँ पे लैमिस थ्योरम की हेल्प से फाइंड किया कि अब मैं बिना लैमिस थ्योरम के भी इसे सॉल्व कर सकता हूँ अपनी प्रीवियस नॉलेज से। आप अपनी प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करके भी यहाँ पे बिना लैमिस थ्योरम के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम इसे बिना लैमिस थ्योरम के इसी क्वेश्चन को सेम अगेन वही मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, इसे हम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे, देखो ये एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक आपकी वाई एक्सिस होती है। तो देखो ये वाली जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है, एक्स एक्सिस क्या होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। ये वाली जो फोर्स है आपकी जो है वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है नीचे की तरफ, ठीक है, वाई डायरेक्शन में। अब देखो ये वाली जो फोर्स है ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या करना है हमें इसके कंपोनेंट बनाने हैं। देखो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रही है, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, एक कंपोनेंट बनाना है। तो सबसे पहले ये जो T2 है ना, देखो ये T1 तो मुझे नहीं पता कितना है, ये तो 50 न्यूटन है, चलो इसे F1 बोल देते हैं, ये 50 न्यूटन है F1। और ये जो T2 है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा होगा ना, ये T2 किसके बराबर आ रहा होगा, 60 न्यूटन के बराबर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड है ये भी डाउनवर्ड है। तो T2 इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 60 न्यूटन लिख दिया, F1 इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 50 न्यूटन लिख दिया है, और T1 तो हमें नहीं पता, ठीक है, मुझे ये थीटा फाइंड करना है। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं है वर्टिकल भी नहीं है, तो इसके हमें कंपोनेंट बनाने हैं। तो एक कंपोनेंट मैं इसके अपोजिट बनाऊंगा ये इस डायरेक्शन में, और इसी का देखो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे इस वाले के, ठीक है। कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक में पढ़ा है, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं इसके ऊपर हमने ये टॉपिक बना रखा है। यहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाकर के इस टॉपिक को देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कितने ही बार मैं ये चीजें डिस्कस कर चुका हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से किसी गिवन वेक्टर के कंपोनेंट बनाए जाते हैं, अगर आपने वेक्टर का पूरा चैप्टर देखा है तो देखो जैसे ये एक T1 एक टेंशन है, तो ये क्या है, फोर्स है जो कि रस्सी पे लग रहा है, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके कंपोनेंट, एक कंपोनेंट मैंने इस डायरेक्शन में बना दिया, एक कंपोनेंट मैंने इस डायरेक्शन में बना दिया। अब देखो ये वाला जो कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो T1 है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये वाला जो कंपोनेंट है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है ना, तो जो थीटा एंगल बनाएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो T1 cos थीटा होगा। जो भी कंपोनेंट इसके साथ थीटा एंगल बनाएगा वहां पे बस cos थीटा लिख देना, T1 लिख देना। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये T1 sin थीटा होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में, क्वेश्चन यही है, लेकिन यहाँ पे मैं लैमिस थ्योरम नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपनी नॉलेज से इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी अभी तक हमने सीखा है मतलब उस नॉलेज से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं हो रहा है, ये रेस्ट में है ये पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो फोर्स है 50 न्यूटन और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि T1 sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन। ध्यान से देखना, अब देखो मोशन ना तो इधर हो रहा है ना तो इधर हो रहा है, ये रेस्ट में है ये पॉइंट, तो ये जो T1 cos थीटा होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, ये T2 किसके बराबर है, 60 न्यूटन, तो ये किसके बराबर है, 60 न्यूटन के बराबर है। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, इसे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, तो किसी को भी किसी से भी डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं। अब देखो डिवाइड करके क्या होगा, ये T1 sin थीटा डिवाइडेड बाय T1 cos थीटा इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 60, T1 से T1 कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 10 थीटा 5/6। इसे फाइनली हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/6। देखो वही आंसर यहां पे भी आया है, वही आंसर यहां पे भी आया है। देखो दोनों लैमिस थ्योरम आपका जो वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस जब किसी एक पॉइंट पर लग रही होंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लैमिस थ्योरम आपको नहीं आता है और आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, आप बिना लैमिस थ्योरम के भी इसे कर सकते हैं, पर लैमिस थ्योरम फिर भी इंपॉर्टेंट है, आपके डेरिवेशन में आ जाता है लैमिस थ्योरम, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
यहाँ पे इसे लैमिस थ्योरम से नहीं करना, ये आपका मास पुली सिस्टम का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने अचानक से यहाँ पे ले लिया, इसलिए ले लिया कि प्रीवियस वीडियो की नॉलेज आपको है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक टेबल है, ये टेबल क्या है, फ्रिक्शन लेस है, ये आपका फ्रिक्शन लेस टेबल है, फ्रिक्शन लेस टेबल है, ठीक है। फर्स्ट पहली चीज देखो यहाँ पे एक मास m1 रखा है, एक मास m2 इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये मास m2 यहाँ पे लटक रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी ये हम यहाँ पे बना लेते हैं। मास m1 10 kg दे रखा है, ये 6 kg दे रखा है, जी की वैल्यू इतनी दे रखी है। हमें यहाँ पे फाइंड पता क्या करना है, यहाँ पे हमें एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक मुझे टेंशन भी फाइंड करनी है, एक तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक मुझे टेंशन भी फाइंड करनी है। देखो क्या होगा कि इस स्ट्रिंग से जैसे ही मैंने इस ब्लॉक को कनेक्ट किया, इस ब्लॉक को कनेक्ट किया, तो ये ब्लॉक जो है नीचे किसी ए एक्सेलरेशन से मोशन करने लग गया। ये मैंने ए एक्सेलरेशन यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये अगर ए एक्सेलरेशन से मोशन करेगा तो ये वाला ब्लॉक भी क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मोशन करेगा। इसी ए एक्सेलरेशन को मुझे निकालना है, कैलकुलेट करना है। लेकिन इन ब्लॉक्स पे, इन स्ट्रिंग पे कौन कौन सी फोर्स लग रही होंगी वो मुझे बनानी पड़ेंगी सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड एक m2g फोर्स लग रही होगी, जिसे mg बोलते हैं, पर मास m2 है इसलिए m2g। अब यहाँ पे भी एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक m1g फोर्स लग रही होगी, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग में भी क्या होता है, अवे फ्रॉम बॉडी एक टेंशन फोर्स लगती है, एक टेंशन फोर्स लगती है अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ये स्ट्रिंग जो इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी एक टेंशन फोर्स लग रही होगी, वो भी अवे फ्रॉम बॉडी लग रही होगी, तो ये भी टी टेंशन फोर्स है। क्योंकि ये आपका सेम स्ट्रिंग है, ये सेम स्ट्रिंग है आपका, तो यहाँ पे जितना टेंशन होगा उतना ही टेंशन यहाँ पे भी होगा। टेंशन क्या होती है, टेंशन आपकी फोर्स ही होती है जो कि हमें स्ट्रिंग में शो करनी होती है, और अवे फ्रॉम बॉडी शो करनी होती है। अब देखो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने इस सरफेस पे रखा है, तो यहाँ पे mg फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस क्या कर रहा होगा, इस फोर्स को फील कर रहा होगा। तो ये सरफेस भी क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। नॉर्मल रिएक्शन का टॉपिक भी हमने पढ़ रखा है। जब भी हम किसी ब्लॉक को किसी सरफेस पे लगते हैं, तो वो सरफेस पे एक mg फोर्स लगता है, तो वो सरफेस भी क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा देता है। अब देखो ये जो बॉडी है ना इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ना इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, यानी कि n और mg ये m1g के होंगे, इक्वल होंगे, ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे। यानी कि ये जो बॉडी है, ये नेट फोर्स कितना फील कर रही होगी, बस यही फोर्स फील कर रही होगी, टेंशन फोर्स की वजह से नीचे की इस डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी। अब देखो इस वाले ब्लॉक में अगर हम आ जाएं, तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आपको हो सकता है मे भी डिफिकल्ट लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना, देन आपको भी इजी लगने लग जाएगा। देखो सबसे पहले इस ब्लॉक को देखिए, इस ब्लॉक में देखिए इस पे टोटल फोर्सेस कितनी लग रही हैं। तो इसमें एक ये फोर्स लग रही है, एक ये फोर्स लग रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो अगर ये रेस्ट पे होता तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होती, लेकिन ये रेस्ट पे नहीं है, ये किसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये वाली फोर्स ग्रेटर है इससे, यानी कि m2g माइनस टी, ये ग्रेटर है टेंशन फोर्स से, तभी तो ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक नेट फोर्स मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, नेट फोर्स मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने कैसे लगाया, देखो मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, इधर मैं 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो ये ब्लॉक इधर मोशन करेगा, इधर मोशन करेगा, इधर मोशन करेगा ना। तो अगर मैं 10 माइनस 8 कर दूंगा, तो 10 माइनस 8 करके मुझे क्या मिलेगा, 2 न्यूटन मिलेगा। तो वही क्या है, आपकी नेट फोर्स है। 2 न्यूटन क्या है, आपकी नेट फोर्स है। 2 न्यूटन कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इसका मास इंटू जिस भी ए एक्सेलरेशन से ये चल रहा होगा, जिसे नेट फोर्स बोलते हैं। तो देखो जब भी मैं दो फोर्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ये इक्वल भी नहीं है, तभी तो, क्योंकि ये मोशन कर रही है। अगर ये इक्वल होती तो ये मोशन ही नहीं करती, तो ये ग्रेटर है, ये कम है, इसलिए मैंने इसे पहले लिखा सब्ट्रैक्ट बाय टी। यहाँ पे ये आपका नेट फोर्स आ जाएगा। अब ये नेट फोर्स कितना होगा, ध्यान से देखना, माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास m2 इस पे लग रही होगी ये नेट फोर्स, ये ब्लॉक जो है नेट फोर्स फील कर रहा होगा, इसका मास इंटू ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो ए एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, m2g माइनस m2a। ध्यान से देखना, ठीक है। चलो मैंने से इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब देखो इस ब्लॉक पे जाइए, अब इस ब्लॉक पे जाइए, देखो ये तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, क्योंकि ब्लॉक ना तो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा, ना तो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे ये दोनों के दोनों फोर्स। अगर ये अनइक्वल होते तो ब्लॉक या तो इधर मोशन करता या तो इधर मोशन करता, लेकिन इस पर सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में ये टेंशन फोर्स लग रही है, यानी कि इस पर जो नेट फोर्स लग रही है ना, नेट फोर्स एक ही ये टेंशन फोर्स लग रही है। यानी कि इस वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रही है, सिर्फ एक फोर्स लग रही है, वो एक फोर्स कौन सी है, टेंशन है। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इस ब्लॉक का मास m1
इनटू, तो ये ब्लॉक अगर ये ए एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है तो ये भी ए एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे m1 मास आएगा इंटू ए, तो मैं किसके नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ, जो m1 मास पे लग रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इज इक्वल टू टी। अब आपको क्या करना है, ये जो t इज इक्वल टू एम वन इंटू ए है ना, बस इस t का जो वैल्यू है ना, ये m1 इंटू ए, इसे यहां पुट कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैंने इसे यहां पुट कर दिया, ये हो गया आपका m2g माइनस m2a इज इक्वल टू, ये t का वैल्यू कितना है, m1 इंटू ए, तो मैंने यहां पुट कर दिया है, ठीक है। अब देखो क्या किया मैंने, m2g इज इक्वल टू ये m1a, इसे इधर भेज दीजिए, m2a, a कॉमन आ गया, ये हो गया आपका m1 प्लस m2। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, m2 इंटू जी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, बस अब कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। m2 कितना है आपका 6 kg है, यहाँ पे 6 kg इंटू 9.8 है, यहाँ पे 9.8 मल्टीप्लाई कीजिए m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 6 16, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो फाइनली देखो 6 इंटू 9.8 अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इससे आगे मैं सॉल्व, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 8 जा 48, 4 कैरी 6 9 जा 54, 58 58.8 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6 16, ठीक है। इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ रहा है आपका, फाइनली एक्सेलरेशन आ रहा है आपका 3.67, एक्सेलरेशन आ रहा है आपका 3.67। अब देखिए एक्सेलरेशन के बाद मुझे जो है ना यहाँ पे टेंशन भी फाइंड करनी। अब टेंशन कैसे फाइंड करोगे, तो टेंशन का फॉर्मूला ये था, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या था, m1 इंटू ए, m1 कितना दे रखा है आपका 10 kg, तो यहाँ 10 को यहाँ पे लिखिए, इंटू एक्सेलरेशन कितना निकाला 3.67, 3.67, तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36.7 हो जाएगा, तो ये आपकी टेंशन आ गई, टेंशन इज इक्वल टू 36.7, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मान लीजिए ये एक ट्रेन है आपका, और यहां पे एक पेंडुलम इस तरीके से क्या है, ये लटक रहा है, ठीक है, पेंडुलम लटक रहा है। अब ये ट्रेन जो है रेस्ट में, ठीक है, ध्यान से देखना है। अब देखो यहां पे मैंने ट्रेन को किसी ए एक्सेलरेशन से दिखा रखा है, इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से चल रही है, तो होता क्या है, मैंने आपको कितने ही बार ये चीजें बता रही है कि अगर कोई भी ट्रेन, कार, बस, कुछ भी अगर किसी ए एक्सेलरेशन से चलती है, तो इस बस के अंदर या कार के अंदर या ट्रेन के अंदर जो भी बॉडी मौजूद होंगे ना, उनमें अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगने लग जाती है। तो अगर ये जब रेस्ट में था तब तो ये जो पेंडुलम है ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, लेकिन जैसे ये किसी ए एक्सेलरेशन से चलता है ना, इसमें इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाती है, सूडो फोर्स लग जाती है। इसीलिए यहां पे मैंने इस पेंडुलम को ऐसे तिरछा दिखा रखा है कि ये जो आपकी ट्रेन है ए एक्सेलरेशन से चल रही है, और ये जो है अपनी जो इसकी वर्टिकल डाउनवर्ड था ना, ये अपनी वर्टिकल डाउनवर्ड से ये थीटा एंगल शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया है थीटा एंगल। तो थीटा एंगल कितना है 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री के एंगल पे ये पीछे चले गया, इस पे एक सूडो फोर्स लगी है। तो इस पे जो सूडो फोर्स लग रही होगी वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी। अब सूडो फोर्स कितनी लग रही होगी, मैंने कितने ही बार बता रखा है, जो भी इस पेंडुलम का जो मास होगा ना, इनटू ये ए एक्सेलरेशन। अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से चल रही है तो सूडो फोर्स उस मास पे लगेगा, इस बॉडी पे लगा है ना सूडो फोर्स, तो इसका मास इनटू ए एक्सेलरेशन प्लस सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है, इस पे भी एक टेंशन फोर्स लग रही होगी। तो चलो मैं इसका यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये आपका ट्रेन का ये फ्लोर ऊपर का छत हो गया है, ये आपका सीलिंग है, ये आपका इस तरीके से ये आपका पेंडुलम है, यहाँ पे ये थीटा एंगल पे शिफ्ट हो गया है। इधर इस पे ये ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में चल रहा है, ए इधर जो है इस पे एक सूडो फोर्स लगा है एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो इसका मास अगर एम होगा तो नीचे की तरफ एम जी फोर्स लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स लग रही होगी, टेंशन फोर्स लग रही होगी, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में मैं इसे जो है आपको मैं एक टास्क देना चाहता हूं कि इसे आपको लैमीज थ्योरम से इसे खुद सॉल्व करना है। मैं इसे लैमीज थ्योरम से सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको इसे लैमीज थ्योरम से सॉल्व करना है। मैं इसे किसी डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। देखो ये थीटा है ना, तो यहां पे भी ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा। आपको क्या करना है, इस टेंशन का देखो, ये तो वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो आपको ये जो टेंशन है ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल, इसके कंपोनेंट बनाने हैं। तो एक कंपोनेंट मैंने इधर बना दिया, एक कंपोनेंट मैंने इधर बना दिया। अब ये जो बॉब है ना, ये जो पेंडुलम का जो बॉब है, इसे बॉब बोलते हैं। तो ये क्या है, ये आपका
बैलेंस्ड स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी कि ये नेट फोर्स जीरो फील कर रहा होगा, ये बॉब जो है नेट फोर्स जीरो फील कर रहा होगा। तो देखो ये जो टी है ना, तो देखो ये थीटा था, ये थीटा था, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये जो ये टेंशन फोर्स थी, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये होगा टी कॉस थीटा। जो भी थीटा एंगल बनाएगा इसके साथ, उसका कॉस थीटा आ जाएगा वहां पर। ये क्या हो जाएगा आपका टी साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, टी साइन थीटा। अभी जो टी साइन थीटा होगा ना, ये इसके इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो टी साइन थीटा इसके इक्वल होगा। और ये जो टी कॉस थीटा है ना, टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, इस एम जी के इक्वल होगा। बस इतना ही करना है आपको। तो टी साइन थीटा इक्वल है एम ए के, और जो टी कॉस थीटा है, ये जो टी कॉस थीटा है, ये एम जी के इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब देखो हमें पता फाइंड क्या करना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में मैंने ये तो बताया नहीं कि हमें फाइंड क्या करना है। इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि अगर ये पेंडुलम 30 डिग्री के एंगल पे शिफ्ट हो रखा है, तो ये ट्रेन कितने एक्सेलरेशन से चल रही है, ये हमें बता दीजिए। तो मुझे एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जब ये इतनी इक्वेशन हमें मिल गई है, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय एम जी। टी से टी कट गया, एम से एम कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा हो जाएगा। ये हो गया आपका ए अपॉन जी। तो टेन थीटा कितना आ गया आपका, ए अपॉन जी। तो टेन थीटा आ रहा है आपका ए अपॉन जी। अब देखो ए का वैल्यू कितना, ए तो हमें फाइंड करना है ना। ये जो थीटा है, थीटा कितना दे रखा था, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री के एंगल पे शिफ्ट हो गया था। थीटा कितना दे रखा था, 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने ये 10 30 डिग्री लिख दिया। एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, 10 यहाँ पुट कर दीजिए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 इंटू 10 30 डिग्री। अब 10 इंटू 10 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये 10/√3 हो गया। अगर मैं इसे कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहा हूं, मैं इसे अध्ययन आंसर बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक्सेलरेशन जो आ रहा है आपका 5.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया, लेकिन यही क्वेश्चन आपको लैमिस थ्योरम से करना है। जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन आपको लैमिस थ्योरम से भी कराया था, और और डिफरेंट मेथड से भी कराया था। तो इस मेथड से तो मैंने कर दिया, आपको लैमिस थ्योरम से इस क्वेश्चन को खुद ब खुद सॉल्व करना है। करिएगा जरूर प्लीज, ठीक है। ओके बाय।